नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 की खास पेशकश कितनी बचत कितनी सी गुफा। जी हां, आम बजट पेश हो चुका है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है अमृतकाल में। और इससे पहले कि मैं बजट के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं, किस तरह की बजट हुए हैं, क्या क्या नए इसमें शामिल हुए हैं, तो आपको बता दें कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। मुफ्त अनाज पर 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च है। आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज। आदिवासियों के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे। जेल में बंद गरीबों को सरकार छुड़वाएगी। जमानत का पैसा सरकार देगी। 2.40 लाख करोड़ रुपए रेलवे पर खर्च होगा। पीएम प्रमाण योजना शुरू की जाएगी, ऑर्गेनिक खेती के लिए होगी। और पीएम प्रमाण योजना है वो खेती पर विशेष रूप से होगा। 50 नए हवाई अड्डे खोले जाएंगे। पीएम आवास योजना पर 79,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। करोड़ों से कोरोना से प्रभावित जो कारोबारी हैं उनको राहत दी जाएगी। तो इस तरह के कई विशेष मुद्दे हैं जो इस आम बजट में पेश हुए हैं अमृतकाल के। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। पहले वासु शर्मा है, मीडिया प्रभारी युवा मोर्चा रायपुर के। उसके साथ ही हमारे दूसरे साथी हैं शुभम दुबे, प्रदेश प्रवक्ता है युवा कांग्रेस के। और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ प्लस 21 के इस मंच पर। तो बजट के इस चर्चा में हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और वहीं से जो आम बजट पेश हुआ है, तो वासु शर्मा जी बताएंगे कि जिस तरह से ये बजट आया है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मध्यम वर्ग की ओर जो ध्यान है वो आकर्षित हो रहा है। सबसे पहले इस बजट से कितना आप संतुष्ट हैं और इस बजट में क्या चीज़ें हैं जो आपको सबसे प्राथमिक रूप से नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो न्यूज़ 21 के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और बजट की बात रही तो ये ऐसा बजट है, ये देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में सोचा। और मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में इसलिए ऐसा सोचा कि जो टैक्स स्लैब हुआ करता था 5 लाख रुपए का, उसको सीधा सीधा बढ़ा के 7 लाख रुपए कर दिया है। और इसको ऐसा समझिए कि पहले हम 5 लाख रुपए में 23,000 रुपए 23,400 रुपए टैक्स देते थे, वो अब 0 हो गया है। और 7 लाख रुपए, अगर 7 लाख भी 7 लाख रुपए में टैक्स देते थे, 44,200 रुपए वो भी 0 हो गया है। तो ये मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत का विषय है। और आपने जो बात कही, आज आपने उद्बोधन में कहा बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो इसका बजट तैयार किया गया है, छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में 73 विद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। और इसके लिए 4,000 शिक्षकों के लंबित है भर्तियां, उसको इस बजट के माध्यम से जल्दी भर्तियां होंगी। और इसमें महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी बात कही गई है। जो 2 लाख रुपए तक का फिक्स डिपॉजिट है, 7.5% महिलाओं को दिया जाएगा। ये सभी वर्गों के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। इसमें सर्व विकास बजट इसमें दिखता है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि टैक्स स्लैब में जो लाभ हुए मध्यम वर्गीय को, शुभम दुबे जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया प्रभारी हैं, युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी हैं वासु शर्मा जी ने कहा कि टैक्स स्लैब में बहुत सारे फायदे हुए, महिलाओं को बहुत सारे फायदे हुए। कांग्रेस किस तरह से देखता है, यूथ कांग्रेस किस तरह से देखता है इस बजट को, और वासु शर्मा जी के बाद से उनके अभिवादन से आप कितना संतुष्ट हैं? मैं तो 2 लाइनों से शुरू करूंगा जी कि कैसा है ये बजट का प्रावधान। न खुश है किसान, न जवान, न नौजवान। जी, ये सरकार में आते हैं 2 करोड़ रोजगार की बात करके, कहाँ है रोजगार की बातें? ये सरकार में आते हैं ये बोल करके कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, और आज ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े ढकोसले कर रहे हैं कि 50,000 रुपये मात्र सब्सिडी देने की बात करते हैं, जहां पर सुरसा जैसी महंगाई लोगों का काबिज है। जी साथियों, और ये रामराज की बात करते हैं। मैं तुलसीदास जी का एक दोहा बताना चाहूँगा कि मणि माणिक महंगे किए, सहजे तिरजन लाज, तुलसी सो जानिए राम गरीब नवाज। इसका पूरा उल्टा करके तुलसीदास जी कहते हैं कि मणि माणिक महंगे कर दो, इन्होंने सस्ते कर दिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि तिरजन लाज आप सस्ते कर दो, महंगे कर दिए। किसानों के लिए, जो कि हमारे भारत में 70 से 80 करोड़ लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ नहीं। उन्होंने, वो किसान जो 1 साल तक के रोड पे बैठे, वो सोच रहे थे कि पहली बात तो हमको ये जानना पड़ेगा कि बजट लाता है कि कोई सरकार बजट इसलिए लाती है कि क्रांतिकारी फैसले हों। क्या क्रांतिकारी फैसले हुए किसानों के लिए? क्या उनका MSP बढ़ाया गया? क्या उनको मैं तो बोलता हूँ कि किसान सम्मान निधि भी घट गया। मनरेगा का बजट जहाँ 90,000 करोड़ था वो 60,000 करोड़ हो गया।
सिंचाई योजना का बजट जहां 12,000 करोड़ था वो 10,000 करोड़ हो गया। यूरिया की सब्सिडी भी 30,000 करोड़ रुपए कम कर दी गई। ये बताते हैं कि किसान विरोधी है। ये बात करते हैं कि किसानों के लिए, किसानों पर जीएसटी पर बात हुई, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा सेक्टर है, जिस देश को कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है, उस देश में किसानों पर बात नहीं हो रही है। ये एक हमारे लिए विफलता का विषय है। किसान विरोधी की बात कर रहे हैं, किसानों के एमएसपी की बात कर रहे हैं, यूरिया खाद की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। परसों शर्मा जी, ये बड़ा आरोप है क्योंकि आम बजट में जैसे इन्होंने सब शुरुआत किया, शुभम दुबे जी ने तो राम की बात कही। बजट में इस तरह से कोई विशेष चीज़ जो है धर्म को लेकर नहीं है, क्योंकि बजट जो है आम जनता के लिए है। लेकिन आपने जो मुख्य बिंदु कहा किसान विरोधी सरकार कह रही है भारतीय जनता पार्टी को, आम बजट में कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये हमारे मित्र हैं और कांग्रेस बजट को लगता है मेरे को ढंग से पढ़ी नहीं है। और हमारे मित्र को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे आज नरेंद्र मोदी जी ने मोटा अनाज को प्रोत्साहन दिया है पूरे देश में, और आज उसके लिए कृषि विर्धक निधि स्थापना की जाएगी 2,200 करोड़ रुपए का। और देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का दिल बड़ा है, अगर कोई भी मुख्यमंत्री अच्छा काम करता है उसकी सराहना करते हैं। जैसे भूपेश बघेल की भी बोला उन्होंने कि रायगढ़ में मिलेट्स कैफे, लेकिन ये क्या कभी बजट कोई इसमें कोई भी पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो अच्छे नहीं है, ये तारीफ क्यों नहीं करते हैं, ये हमेशा विरोधी क्यों करते हैं? देश की जनता यही पूछ रही है कि कुछ अच्छे काम भी हो रहे, उनका तो कम से कम तारीफ कीजिए आप जी। अच्छा, मतलब मैं इस बात से तारीफ सुनना चाह रहे हैं आपसे दरअसल। तारीफ के काबिल भी तो होनी चाहिए चीजें। अगर आप बोलेंगे कि बगदादी और ओसामा बिन लादेन का तारीफ कर दिया जाए तो कहाँ से मुमकिन है? तारीफ मुमकिन ही नहीं है। अगर आप सिंचाई योजना का 12,000 करोड़ का बजट को 10,000 करते हैं तो मैं तारीफ नहीं करूंगा। अगर आप यूरिया की सब्सिडी 30,000 करोड़ कम करते हैं तो मैं तारीफ नहीं करूंगा। अगर आप मनरेगा, और मैं गर्व से बोलना चाहूंगा कि मनरेगा में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है पिछले साल, उसका बजट अगर 90,000 करोड़ से 60,000 करोड़ होता है तो मैं तारीफ नहीं करूंगा। अगर हमारे किसानों को एक साल रोड पर बैठना पड़ता है और उस पर अगर एमएसपी दोगुनी करने की बात करते थे, उस पर अगर बात भी नहीं होती है तो मैं तारीफ नहीं करूंगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हैं कि 50 नए एयरपोर्ट बनाने से अगर भारत में तरक्की आएगी, विकास बढ़ेगा, तो ये आपको भी बताने की जरूरत नहीं है और मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है कि वो 50 एयरपोर्ट किसके होंगे 2 से 3 साल में। देखिए, 50 एयरपोर्ट की बात जो कह रहे हैं, रोजगार की बात जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठती है कि केंद्र में जो 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, 50 अगर नए एयरपोर्ट बनते हैं तो उसमें भी तो रोजगार के ऑप्शन खुलेंगे, तो उसको सराहनीय कदम क्यों नहीं देखा जा रहा है? रोजगार के ऑप्शन किसके लिए खुलेंगे ये भी तो महत्वपूर्ण है। रोजगार के ऑप्शन क्या मनरेगा नहीं खोल रहा है? और मनरेगा किन के लिए खोल रहा है ये बात है। मनरेगा खोल रहा है उन गरीबों के लिए जो गांव-गांव में रहते हैं, और एयरपोर्ट खुलेगा उन चंद उद्योगपतियों के लिए जो बीजेपी जिनको बैक करती है। बात इस पे है, बात इस पे बोल रही है। बसु जी, एक बड़ी बात इनके द्वारा कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट जो खुलेंगे वो किसके लिए खुलेंगे, आप ही बता दीजिए। ये एयरपोर्ट आम जनता के लिए खोलेंगे। एयरपोर्ट केवल बड़े उद्योगपति जाते नहीं है, उसमें आम जनता भी जाती है। और इस हवाई चप्पल वाले को नए एयरपोर्ट, छोटे छोटे एयरपोर्ट हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। रेलवे का कायापलट करने के लिए 2.4 लाख करोड़ दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुधार करने के लिए 75,000 करोड़ इस बजट में दिए गए। 50 नए एयरपोर्ट बनाएंगे। इनकी सरकार के समय कितने एयरपोर्ट थे इनसे पूछिए। और सालाना 101,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस पे। पिछले साल आपने जितने एयरपोर्ट की बातें बजट में की थी, कितने बना लिए? क्या है उनकी स्थिति? क्या आपने स्पष्ट किया? आप पहले से ही बच्चा पढ़ रहा है, वो स्कूल निकला नहीं है और आप बोल रहे हैं कि वो डायरेक्ट जाकर के आईएएस बन जाएगा। अरे पहले स्कूल निकलने दो, पहले उतने एयरपोर्ट बनने तो दो, फिर नया प्रावधान देना। नहीं, वैसे ये बजट पेश हुआ है, ये डायरेक्ट एयरपोर्ट बनाया नहीं गए, तो बजट में पेश हुआ है, पर इसके लिए तो समय लगेगा ना। बजट में तो आ ही गया, क्रियान्वयन तो जाएगा, क्रियान्वयन तो होगा, बिल्कुल होगा। क्रियान्वयन होगा तो फंड एलोकेट तो होंगे, वो फंड को कहीं आप और यूज कर देते, एजुकेशन सेक्टर पे यूज कर सकते। आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उस पर आप फोकस कर सकते थे। क्या आपने उस पर फोकस किया? मैं
मैं बोलता हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के मंशा के अनुसार आज हर किसान के घर में उनके बैंक खाते पर पैसा जा रहा है। क्या किसानों में खुशहाली नहीं आई? लेकिन ये चाहते नहीं, इनका खुशहाली का मतलब है सिर्फ चंद उद्योगपति परिवार। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो अभी बात कर रहे थे किसानों घर खुशहाली आई, इन्होंने वादा किया था 2500 रुपए देंगे, लेकिन वो 2500 में 2040 रुपए केंद्र सरकार दे रही है। तो ये कहां से, ये केवल झूठ बोलते हैं और ये बताते भी नहीं है कि 2500 रुपए हम लोग 4-4 किस्तों में दे रहे हैं। किसान क्या करेगा उस पैसे को लेके? 4-4 किस्तों में दे रहे हैं और अभी 2640 रुपए। मैं खुद किसान परिवार से आता हूं। आपने पहले कहा कि हम किसानों का दाना दाना खरीदेंगे, लेकिन आप आए तो आपने बोल दिया कि भाई हम किस्तों में पैसा देंगे। उसके बाद आपने कर दिया खेत के मेड़ों तक को इन्होंने काउंट कर लिया है, उससे रकबा घटा दिया गया है खेत। उसका जवाबदार कौन होगा? उसकी सरकार जवाब देगी क्या उसके लिए? देना चाहूंगा। बिल्कुल जवाब। ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी दे रही है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट दे रही है जी। तो वही केंद्र सरकार थी जिसने कहा था कि अगर आप 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे तो हम सेंट्रल पूल में आपका चावल नहीं खरीदेंगे। मात्र 2 साल पहले की बात है। और उसके बाद हमने एक नया राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पैसा देना लोगों को चालू किया, किसानों को चालू किया। ये बीजेपी अगर चाहती कि यहाँ पर 2500 रुपए समर्थन मूल्य मिले, बल्कि हमारी सरकार तो दे रही थी, तो जा करके प्रावधान के तहत केंद्र में इनकी सरकार है, इनको बोलना चाहिए था कि आप 2500 रुपए दे रहे समर्थन कीजिए। तो केंद्र सरकार बोलती है सेंट्रल पूल में हम इनका चावल नहीं कर देंगे, और ये किसानों की फायदे की बात करते हैं। इन्हीं के समय में, इन्हीं के शासन में किसानों को 1 साल से ज्यादा वक्त तक के सड़कों में गुजारनी पड़ गई। 700 किसानों की शहादत हुई। और गर्व से बात भी कहना चाहूंगा कि जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, हमने 400 से ज्यादा किसान परिवारों को सरकारी नौकरियां दी। जब इनसे डाटा पूछा जाता है कि कितने किसानों की मौत हुई, तो ये जवाब नहीं देते और ये बात करते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। ये बताता है कितने किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों के ऊपर तमाम सवाल उठे कि किसान के लिए कांग्रेस ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, और लगातार ये जो 2500 रुपए की जो बात होती है कि अगर इससे अधिक रेट पर खरीदते हैं तो उस पर जो केंद्र है ये चावल जो है नहीं खरीदने की बात करते हैं। क्या कहेंगे वासु शर्मा जी? लगातार कांग्रेस के द्वारा ये जो आरोप है वो लगते आए हैं, कई कॉन्फ्रेंस हुए हैं उसमें भी इस मुद्दे को बहुत ही विशेष तरीके से उठाया गया है। वासु शर्मा जी, ये सवाल है कि आखिर बजट में जिस तरह से किसानों की बात की जा रही है, वास्तविकता में वो चीज दिख नहीं रही, ऐसा ये आरोप लगा रहे, क्या कहेंगे? किसान, देश के किसानों को प्राथमिकता के रख के बजट बनाया जाता है, और क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और उसके लिए किसान आज तक 2014 से लेके या 2022 से 2.2 लाख करोड़ किसान सम्मान निधि के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है। और मैं बताना चाहता हूं आपको, एमएसपी का रेट डबल करने के, एमएसपी का रेट, और आप पहले आप जब 2018 में सरकार में आए थे तो 1750 रुपए एमएसपी था, आज 2040 रुपए है, तो उसके हिसाब से आप 2500 तो बढ़ाएंगे। 2800 क्यों नहीं किए? 2800 क्यों नहीं किए? आप केवल फायदा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में लेंगे, प्रचार अपना करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप बढ़ाइए ना, 1700 से लेके 2040 हो गया। आपने कितना पैसा बढ़ाया ये बताइए पहले। 4000 रुपए करना चाहिए था। अरे चिल्लाने बस से नहीं होगा, चिल्लाने बस से थोड़ी होगा। 1700 रुपए एमएसपी था, आज 2040 रुपए एमएसपी है, आपने क्यों नहीं बढ़ाया? एमएसपी डबल होनी चाहिए थी। और ये मैं ये सुनना चाह रहा हूँ कि डबल होनी चाहिए थी एमएसपी। आप लोग किसानों के साथ खड़े, आप बोलिए कि एमएसपी डबल होनी चाहिए। आपकी आज डबल होनी चाहिए थी कि नहीं होनी? क्या एमएसपी का जो कानून है, एमएसपी के तहत एमएसपी का कानून ये कहता है भैया, एमएसपी में हमने 1700 रुपए से 4 साल में इसको 2040 रुपए कर दिया। आपने 2500 रुपए से क्यों नहीं बढ़ाया? आपने क्यों नहीं बढ़ाया पैसा? आपने क्यों नहीं बढ़ाया? एसपी जब बढ़ा तो आपने क्यों नहीं बढ़ाया पैसा? अरे हम तो बढ़ा रहे थे सेंट्रल नहीं। अरे आप जब 2500 रुपए दे सकते हैं राजू मिता, उसमें करके तो आप 2800 रुपए कीजिए उसको। अपने आला आकाओं को बोल रहे थे कि भगवान हमसे गलती हो गई। ऐसे ये तो आज तक किसानों का कर्ज माफी की बात करते हैं, सभी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, ये सब जुगलेबाजी है। कर्ज माफ नहीं हुआ है, मैं दावा ठोक के बोलता हूँ वो जाए। और कितने ही आज
हमारे मुख्यमंत्री जी 90 विधानसभा का दौरा कर रहे हैं जी। और जितने विधानसभा वो जाते हैं वहाँ उनको आशीर्वाद देने में सबसे अव्वल कोई रहता है तो वो किसान रहता है। ये जो जाते हैं मुख्यमंत्री जाते हैं पूरा मैनेज करके जाते हैं, वहां पर एक आज कैटेगरी खड़े होते हैं उनको मुख्यमंत्री अपशब्द कहते हैं, अपशब्द कहते हैं मुख्यमंत्री। एक समाज में व्यक्ति को अपमानित करते हैं वहां पे। करेगा तो बीजेपी को लगता है कि वो मैनेज करे। देखिए मैं आपको रोजगार छत्तीसगढ़ के लेकर रोजगार की बात बताना चाहता हूँ, तो वो बीजेपी है। हमारे मित्र चुप ही नहीं होते, यही बात है कांग्रेस की। ये जो बात हो रही है दरअसल ये मुख्य रूप से आम बजट पर है। अगर आप इसको जिस तरह से किसान की बात कर रहे हैं, किसानों पर तमाम चर्चे हुए, लेकिन आम बजट में कई अहम मुद्दे हैं मध्यम वर्गीय परिवार को लेकर, मध्यम वर्गीय परिवार को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, उस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा ही भविष्य में यूथ को एक इसी प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगी। बाजार में व्यापार के दृष्टिकोण से, बेरोजगारी के दृष्टिकोण से शिक्षा कितना आवश्यक है ये बहुत ज़रूरी है। शिक्षा को लेकर जो है जो बजट आए हैं, जिस तरह से 15,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज आदिवासी स्कूल खोलने के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे, तो क्या ये जो बजट है 15,000 करोड़ रुपए आदिवासी स्कूल कब खुलेंगे, किस तरह से इसका क्रियान्वय होगा, इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? ये सर्वप्रथम तो आदिवासी इलाकों में पे हमने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोल दिया है। आज ही के पत्रकार समाचार में पढ़ रहा था जी कि लगभग 270 स्कूल ग्रामीण अंचल में खोले गए बस्तर के जी। और ये बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र पे क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र को से खिलवाड़ किया है बस। अब मैं बताता हूँ कैसे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए जी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी खाली मुंबई, बॉम्बे और दिल्ली और रायपुर के बच्चों के लिए आती है क्या? ये आती है बस्तर, सुकमा, कोंटा के उन ग्रामीण अंचल के आदिवासी बच्चों के लिए जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही। आज भी हम ये प्रयासरत हैं कि वहाँ पे स्कूल खोले जाएं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे वहाँ पहुँचाएंगे? पहली बात, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी बजट है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी बजट है और ये बजट सिर्फ और सिर्फ छलिया बजट है, सिर्फ छलने के काम आ सकता है और कुछ नहीं। हमारे मित्र 270 स्कूल की बात कर रहे हैं। अगर वास्तविक रूप में ये आत्मानंद स्कूल की आप बात कर रहे हैं, आत्मानंद स्कूल का किसी पुराने स्कूल को उसका नाम परिवर्तन किया गया, शासकीय स्कूलों को आत्मानंद स्कूल का नाम दे दिया गया, नए भवन नहीं है, नए बिल्डिंग नहीं है। उसी स्कूल में 1500, अगर हम राजधानी रायपुर की मोआ स्कूल की बात करें तो एक साथ 2700 2800 बच्चे सुबह शाम आ रहे हैं। तो कोई विशेष व्यवस्था की क्यों नहीं की जा रही? अगर आत्मानंद स्कूल की बात अगर आप कह रहे हैं, आत्मानंद स्कूल अगर खुले हैं तो जब योजना बना, जब उसकी प्लानिंग बनाई गई तो पहले स्कूल का निर्माण तो करवा लेते, उससे पहले ही आत्मानंद स्कूल सरकारी स्कूलों में प्रारंभ कर दिए गए। कैसी व्यवस्था है ये? देखिए, आत्मानंद स्कूल, पहली बात तो मैं मानता हूँ कि स्कूल नहीं है, क्रेज है बच्चों के बीच में जी। आज सांसद और विधायक उस स्कूल में अपने जान पहचान के लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने लेटर पैड से लिख करके भेज रहे हैं। और आत्मानंद स्कूल में आज हमारे रायपुर शहर का हर एक बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन अब हमको ये बात माननी पड़ेगी कि हमारी क्षमता सीमित है। अब उस क्षमता को बढ़ाने में वक्त लगता है। शिक्षा पद्धति पर बात हो रही है, स्कूल पर भी बजट आए हुए हैं। आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज का जो है इस आम बजट में बात हुआ है। आदिवासियों के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे, इसके लिए बात कही है। आखिर छत्तीसगढ़ में भी अगर देखें तो कांग्रेस के द्वारा आत्मानंद स्कूल की बात कही गई है और कई जगहों पर आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं, इसकी बात कही गई, पर वास्तविकता काफ़ी अलग है। इस पर शुभम जी आपसे जानेंगे कि आत्मानंद स्कूल के बारे में बात हो रही है। हम किसानों पर लगातार चर्चा करते हैं, हम रोजगार पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है, आज जब हम प्रदेश में भी ग्रामीण स्तरों की अगर व्यवस्था देखें, वनांचलों की व्यवस्था देखें, तो कुछ खास नज़र नहीं आती। पहली बात तो ये बजट चुनावी बजट है या छलिया बजट है जी। ये एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात करते हैं कि 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज, हम विशेष स्कूल खोलेंगे जी। पहले ही आत्मानंद स्कूल ग्रामीण अंचलों पर खुला जा चुका है। आज के ही समाचार, आप ही के समाचार पत्र में मैंने पढ़ा है कि 270 लगभग स्कूल बस्तर के ग्रामीण अंचलों में खोले जा चुके हैं और 540 गांव नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं। ये आज के समाचार पत्र हैं। अब मैं बात करता हूं इनका एजुकेशन सेक्टर में क्या इनकी मंशा है। ये लाते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ मेट्रो शहरों के लिए होती है क्या?
न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या सिर्फ बड़े बड़े घरों के बच्चों के लिए होती है क्या? न्यू एजुकेशन पॉलिसी होती है बस्तर के ग्रामीण अंचलों के उन आदिवासी हमारे भाई बहनों के लिए जो पढ़ने में असमर्थ हैं, उनको पढ़ाना है, उनको बढ़ाना है। सवाल ले लेता हूँ मैं, आपने 270 स्कूल की बात कही, आपने इस आम बजट को केवल एक छलिया बताया है। वासु शर्मा जी, 270 स्कूल जो हमारे वनांचल क्षेत्र है वहाँ खोले जाने की बात कही जा रही है। क्या लगता है, आपने कभी 270 स्कूल का विजिट किया है, या क्योंकि आप विपक्ष में हैं और विपक्ष के साथ साथ आप युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं, तो क्या ये वास्तविकता में ये सच्चाई है? इसका कोई डाटा है? आपने क्या कोई देखिए स्वामी आत्मानंद स्कूल आपने जैसे बताया, जो पुराने शासकीय स्कूल थे केवल उसी को रंग रोगन करके स्वामी आत्मानंद स्कूल नाम लिख दिया, और अंग्रेजी आज तक उसमें भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। लगातार शिक्षकों की भर्ती निकल रही है लेकिन हो नहीं पा रही है। और मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं, जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है जो आदिवासियों क्षेत्र में खुलने वाले, हमारे 24 जिलों में 74 विद्यालय पहले से संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार ने आज तक 4000 भर्ती पदों को पूर्ण नहीं कर पाई। अब जब केंद्रीय बजट में आया है पैसा उसके लिए, तो अब मुझे लगता है, उम्मीद है कि इसको भर्ती करेंगे ये। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, उसका जवाब भी आशा करूंगा कि मिले। उन्होंने कहा कि मैं उसी पर आ रहा हूँ। आत्मानंद स्कूल जो है उस पर जो सिर्फ उसमें नाम परिवर्तन किया जी, मैं पहली बात पूछना चाहूंगा कि आदिवासी पैकेज पर जो बच्चों के लिए 14,000 करोड़ सरकार ने सैंक्शन किए हैं, वो पूरा छत्तीसगढ़ को मिलेगा क्या? पहली सवाल। दूसरा सवाल, ये बात कर रहे हैं एकलव्य स्कूल की, क्या मैं तो खुद छात्र रहा हूँ, क्या मैंने तो मेरे को एकलव्य पता है, पर ना जाने कितने छात्रों को एकलव्य पता है क्या? कभी भी अगर सरकारी स्कूल लोगों को क्यों पता है कि आज से 30 साल पहले हमारे दादा, हमारे पिताजी सब सरकारी स्कूल में पढ़े, इसलिए क्रेज था। आज आत्मानंद का क्रेज इतना ज्यादा है कि आत्मानंद का क्रेज इसलिए केवल प्रचार है उसका, और कोई क्रेज नहीं है। आत्मानंद स्कूल का प्रचार है, आत्मानंद स्कूल का प्रचार है। आज बड़े बड़े लोग जब रायपुर छत्तीसगढ़ बड़े बड़े आज हस्ती आते हैं तो आत्मानंद स्कूल घूमने जाते हैं, और मैं तो बोलता हूँ और चैलेंज से बोलता हूं कि भाजयुमो और भारतीय जनता पार्टी के लोग आत्मानंद स्कूल चले जाएं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को सीख जाएंगे। जो बहरूपी है, जो दूसरी जगह से आए, वो चले जाएं, वो सीख करके आएंगे कि हम हरेली क्यों मनाते हैं, हम छेड़ा-छेड़ी क्यों मनाते हैं, ये सब उनको सीखने की जरूरत है। देखिए, प्रचार प्रसार की बात है सुबह जी, आपने जैसे कि कहा कि आत्मानंद जब कोई भी बाहर से लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ की स्कूल को देखते हैं, यहाँ आत्मानंद की जिस प्रोजेक्ट को जिसमें बच्चे पढ़ाई करें उसकी बात करते हैं, उसको देखते हैं, उसका तारीफ करते हैं। एकलव्य चल रहा है, जैसा कि वासु शर्मा जी ने बताया कि एकलव्य के संस्था चल रहे हैं यहाँ पर, तो क्या राज्य सरकार की ये भूमिका नहीं है कि एकलव्य स्कूल को भी प्रचार किया जाए? क्या केवल योजनाबद्ध तरीके से देखा जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी ने लेकर आए हैं इसलिए हम उसका प्रचार नहीं करेंगे? तो क्या ये बच्चे तो ना भारतीय जनता पार्टी के हैं ना कांग्रेस पार्टी के हैं, वो तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो जब प्रदेश में वैसे संस्थान हैं तो उनका प्रचार करना भी प्रदेश सरकार की भूमिका है, क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? एकलव्य स्कूल को कांग्रेस पार्टी ने सर्वप्रथम बंद कर दिया क्या? एकलव्य स्कूल चल रहा है, पर क्रेज आत्मानंद का है, आपको समझने की जरूरत है। ये आपने वही तो पूछा जा रहा है कि आपने क्यों इन स्कूल में आदिवासी बच्चों के क्या है सवाल, वही तो पूछा जा रहा है आपसे। मैं आप बताइए कि प्रवक्ता से बोलना चाहूंगा, सवाल करना आसान है, किया तो वो 2 मिनट सुन नहीं सकते। 4 बातों पर आ रहा हूं, मैंने सवाल किया, एक बार जवाब ले लेते हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये एकलव्य की बात करते हैं, आत्मानंद स्कूल पे मैं इसलिए बोल रहा था कि क्रेज है, बच्चे आना चाहते हैं, और आप बात एकलव्य की कर रहे हैं। आज एकलव्य कितने, आज 70 स्कूल एकलव्य के हैं, 70 स्कूल एकलव्य के हैं जो ऑफिशियल डाटा है, 70 स्कूल एकलव्य के हैं, लेकिन लगभग हमारे पास आज 200 प्लस आत्मानंद स्कूल है। आप समझिए मेरे बोलने का मतलब क्या है। अभी कभी भी प्रचार प्रसार सिर्फ एक चीज़ों का हो सकता है, उसके बाद अगली चीज़ें आती हैं। अगर आज आत्मानंद स्कूल का प्रचार प्रसार है, और मैं तो बोलता हूँ कि अगर एकलव्य का नाम भी आत्मानंद हो जाता है तो क्या बच्चे नहीं आएंगे? बच्चे आना चाहते हैं। आज हमारे रायपुर में लोग पलारी और बलौदा बाजार से पढ़ने आत्मानंद में आते हैं। क्या एकलव्य में अगर जब ये चालू किए थे, जब एकलव्य चालू किए थे तो उनको प्रचार प्रसार करना था, हम भी एकलव्य रखते, हम क्यों गलत करते, हम भी एकलव्य रखते। शिक्षा पर बात हो रही है, अगर वासु शर्मा जी, इनका कहना है
कि जब इन्होंने आत्मानंद लेकर, जब ये आत्मानंद का प्रोजेक्ट लेकर आए, आत्मानंद स्कूल बनाए, तो काफ़ी प्रचार किया, लोगों को गांव-गांव तक, जंगल तक, जहां पर वनांचल है वहां उन क्षेत्रों तक आत्मानंद के बारे में बताए, क्या उसके लाभ है उस स्कूल में, कैसे एडमिशन होंगे, कैसे पढ़े जाएंगे, किस तरह से शिक्षा वहाँ की पद्धति होगी। इनका सवाल है कि आखिर एकलव्य का प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया? 15 साल सरकार में रही, तो क्या एकलव्य को भी जैसे आत्मानंद को हाईलाइट किया गया वैसे ही एकलव्य को भी हाईलाइट नहीं करना था? भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है। हम लाइवलीहुड कॉलेज अच्छे तरीके से आज देश में दंतेवाड़ा का लाइवलीहुड कॉलेज देश के टॉप में, उसको अवार्ड दिया गया है। जो माननीय ओपी चौधरी जी, जो आज भाजपा के नेता हैं हमारे, उस समय कलेक्टर हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में वहां पर एक बड़ा कॉलेज बना, उसको अवार्ड दिया गया है देश पे। और ये बात करते हैं, ये एकलव्य विद्यालय आदिवासी बच्चे, गरीब बच्चों के लिए, जो जंगलों में रहते हैं उनके लिए विद्यालय है, उनका प्रचार इनको करना चाहिए। अब आप स्वामी आत्मानंद की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि स्वामी आत्मानंद की आज तक एक भी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया क्या? वो भाजपा, अरे मेरे साथ चलिए, देवेंद्र नगर के पीछे में, अरे मैं बता रहा हूँ आपको, अरे मैं बता रहा हूँ आपको, विद्यालय कॉम्प्लेक्स के सामने हमने बनाया है। अरे चलिए मेरे साथ चलिए, मैं घुमा के लाता, पानी वाले से पिलवाऊंगा, शरबत मेरे जाने से आपको देंगे। आप चलिए, आप चलिए वहां पर, मैं आपको लेके जा रहा हूँ। अरे हमारे सामने बना है। एक मैं आपको शिक्षा की और बात बताता हूँ। जब भाजपा शासन काल था तो रायपुर में एजुकेशन हब बना, NIT था, NIT है, एम्स आया, हिदायतुल्लाह आया, IIIT आया, IIT आया। एक शहर में इतने एजुकेशन सेक्टर बहुत ही गिने चुने सिटी में है। तो ये है भाजपा का मॉडल शिक्षा के लिए। आज तक कौन सा कॉलेज रायपुर में कोई बड़ा संस्था लेके आप आए हैं क्या? बड़ा सवाल है, क्योंकि 15 साल में जिस तरह से इन्होंने शिक्षा पद्धति में और शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि गिनाई है, आज 4 साल हो गए हैं कांग्रेस को, और क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, इससे पहले शिक्षा पद्धति में आत्मानंद के अलावा और कौन से कार्य हैं वो पूछ रहे हैं, सीधा जवाब दे दीजिए, आपके सामने मौजूद है। देखिए, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि कभी भी एक राज्य का विकास कैसे होता है, राज्य का विकास मॉडल क्या होता है। एक शहर में अगर सारी चीज़ें आ जाएंगी तो क्या विकास हो जाएगा। आज दूसरा एम्स भी प्रस्तावित है, पर वो बिलासपुर में है ना। आज दूसरा एम्स भी प्रस्तावित है बिलासपुर में, क्या वो नहीं आया? क्या यहाँ पर आप रायपुर, सिर्फ आप राजधानी पे फोकस करते हैं क्योंकि आपको चकाचौंध देखना है। हम आदिवासियों पे फोकस करते हैं। हमने इथेनॉल प्लांट बनाया, हम बस्तर में इथेनॉल प्लांट बना रहे हैं, हम बेमेतरा में एक ऐसी पॉलिटेक्निक कॉलेज बना रहे हैं जहाँ पे रोबोटिक्स की पढ़ाई होगी। पिछले साल का बजट उठा के देख लीजिए आप। हम बात कर रहे हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, आप बात करते हैं चकाचौंध की, आप बात करते हैं दिखावे की, आप बात करते हैं जेवर पहनने वाले व्यक्तियों की, आप बात करते हैं उद्योगपतियों की। वासु शर्मा जी, ये आरोप लग रहे हैं केवल जो बड़े लोग हैं उन्हीं की बात करते हैं, चकाचौंध की बात करते हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं इस मुद्दे पर। बात करेंगे पीएम आवास योजना, जो कि काफ़ी बहुत चर्चित रहा है, और जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, भाजपा का यह आरोप रहा है कि आवास योजना का पैसा जो है अब वापस भेज दिया गया है। अब इस अमृतकाल के इस आम बजट में पीएम आवास योजना पर 79,000 करोड़ खर्च होगा, ये आम बजट में आया हुआ है। वासु शर्मा जी इस पर जवाब लेंगे कि आखिर जब पीएम आवास योजना जो है, और जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, तो क्या ऐसी वजह थी कि आवास योजना को वापस करना पड़ा? क्या केवल एक ही वजह है, क्योंकि ये सोचते हैं अगर किसी गरीब को घर मिल जाएगा, ये नहीं सोच रहे किसी गरीब को घर मिल जाएगा, उस गरीब का घर बन जाएगा तो कहीं भाजपा को वोट ना मिल जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम ना हो जाए। कल केवल इस उद्देश्य से कांग्रेस की सरकार इसको रोक के रखा हुआ है। 2-2 बार सेंट्रल का पैसा आके पड़ा हुआ है, लेकिन लैप्स हो गया इनकी लापरवाही की वजह से। फिर से इस बजट में 69,000 करोड़ पीएम आवास योजना के लिए दिया गया है। मैं तो हमारे मित्र से अनुरोध करूंगा, युवा नेता हैं, जाके मुख्यमंत्री जी को बोलिए गरीबों के घर क्यों छीन रहे हैं। आज 4-5 लाख घर पेंडिंग पड़े हैं, उसको बनवा दीजिए। अब मैं जवाब देना चाहूंगा। अब मैं ये लगातार ये सवाल है आवास योजना को लेकर, जिस तरह से जैसी कांग्रेस की सरकार आई, जो आवास मित्र थे उनकी भी नौकरियां चली गई। ये हमारे नेता को मुझे सलाह देने बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ कि मेरे जवाब के बाद शायद ये जा करके अपने पार्टी में बोलें कि जो कांग्रेस ने किया सही किया। आयुष्मान कार्ड हम सबको याद है, छत्तीसगढ़ सरकार की, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से। हाँ, मैं पहले से ही उस पर बातें कर रहा हूँ।
केंद्र सरकार की आयुष्मान कार्ड बहुत प्राचीन और पुरानी योजना है, जी। जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने बंद करके खूबचंद बघेल योजना चालू की। क्योंकि प्रावधान है, विधानसभा सत्र में सवाल उठाया जाता है विपक्ष के द्वारा, जी। तो इसका जवाब यह आता है हमारे पक्ष की तरफ से कि आयुष्मान कार्ड में 70% पैसा जी। स्टेट गवर्नमेंट देगी, 30% पैसा कौन देगी? केंद्र सरकार देगी। जब 70% पैसा राज्य सरकार को देना है और 30% पैसा केंद्र सरकार को देना है, तो हम हमारे लोगों के लिए 100% पैसा देने को तैयार हैं। हमें नहीं चाहिए आपका आयुष्मान कार्ड। आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी अगर आपको गरीबों की बात करते हैं, गरीबी को भारत में लाने वाले आप हैं। आपके वक्त के 70 साल से इन्होंने केवल गरीबी 70 साल में क्या हुआ? ये जिस कॉलेज में पढ़े होंगे वो भी कांग्रेस की सरकार में बनी होगी। आप अरे ये जिस भारत में रह रहे हैं, ये जिस भारत में रह रहे हैं, अरे ये जिस भारत में रह रहे हैं, वो भारत में अगर आज विकास देखा तो कांग्रेस ने दिखाया। हमारे आवाज इनका घर नहीं बनता अगर आज लोग कांग्रेस की बनाती, नहीं बनती थी। ये बात कर रहे हैं कि यदि इन्होंने जैसा कि शुभम दुबे जी आपने कहा कि इन्होंने गरीबी लाई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पीएम आवास योजना भी लेकर आई गरीबों के घर। मैं एक सेकंड में आपकी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ये योजना लेकर आई है आवास योजना, तो आवास योजना छत्तीसगढ़ में रुका क्यों? देखिए आप इनकी मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ। क्या है, ये बोलते हैं कि 70% पैसा आयुष्मान में किस राज्य सरकार दे रही है, 70-30 का स्कीम है जो भी है। क्या इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं चलता था क्या? जब ऊपर में इनकी सरकार थी यूपीए, उस समय भी इंदिरा आवास योजना चला, कई राज्यों में भाजपा सरकार थी, तो क्या उन्होंने इंदिरा आवास योजना का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना किसने रखा? इस कारण से प्रधानमंत्री आवास योजना किसने रखा? ये एकलव्य की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना किसने रखा? वो देश प्रधानमंत्री आवास योजना किसने रखा? का नाम बढ़ाना चाहते हैं, बस यही फर्क है। देखिए नाम परिवर्तन का बात आ रहा है, दोनों एक तरफ आप आयुष्मान को खूबचंद बघेल के नाम पर कर रहे हैं। भैया हमने नाम परिवर्तन किसी के नाम से नहीं किया, प्रधानमंत्री आवास किया। आप खाली प्रचार करने के लिए इंदिरा आवास कर दिए। आज प्रधानमंत्री नेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट स्कीम का नाम इन्होंने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना किया। इन्होंने फसल बीमा का नाम, जो कांग्रेस की सरकार में इंश्योरेंस नाम था उसका नाम इन्होंने फसल बीमा योजना कर दिया। क्या नाम चेंज नहीं किया? मित्र 6 से 7 नाम चेंज कर दिए। देश के प्रधानमंत्री के नाम से योजना चल रही है, तो क्या आपत्ति है? कल के डेट में आपका प्रधानमंत्री स्वामी आत्मानंद के नाम पे नाम चल रही है, तो योजना चल रही है, तो क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति स्वामी, लेकिन अरे आप तो बोले एकलव्य रखते, एकलव्य बढ़ाते, आप तो बोल रहे थे एकलव्य बढ़ाते। आप मानिए हमने स्वामी आत्मानंद सही किया, आप मानिए स्वामी आत्मानंद हमने सही किया, स्वामी आत्मानंद थोड़ी हो जाता है। अच्छा, बात यह है कि नाम परिवर्तन से शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आए, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि पीएम आवास योजना पहले इंदिरा आवास चलता था, प्रधानमंत्री आवास हो रहे हैं। बात ये उठता है कि आपके नाम परिवर्तन से किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन उन जनताओं को, जो नागरिक हैं, जो इसके हितैषी हैं, जो सरकार से उम्मीद रखते हैं कि हमें आवास मिलना चाहिए। अब आवास के सामने चाहे पीएम आवास रख दीजिए, चाहे इंदिरा आवास रख दीजिए, लेकिन आवास मिलना ही बंद हो जाए या उसके फंड को यूटिलाइजेशन नहीं किया जाए। अब देखिए अमृतकाल के इस बजट में 79,000 करोड़ रुपया फिर से पीएम आवास के लिए दिया गया है। पूरे भारतवर्ष में इसका खर्च होना है, तो आखिर क्या इस आवास योजना का लाभ क्या कांग्रेस पार्टी इस छत्तीसगढ़ की जनता को देगी या नहीं, ये सवाल ये उठ रहा है। देखिए मैं तो एक बात बोलना चाहूँगा, बहुत बड़ी कंपनी है, हम सब मोबाइल यूज़ करते हैं जी, उसने अभी ऑन स्क्रीन वॉलपेपर चालू किया जो रिसेंट फोन था, और एंड्रॉयड में वो 5 साल पहले से है। मतलब वो आगे क्यों है बाकी कंपनियों से? क्योंकि जब तक कि उसको खुद को विश्वास नहीं हो जाता कि ये सही है, तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं करती है जी। यही हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, अगर हम 70% सरकार बोल रही है, 60-70% की आप दीजिए, तो हम ये बोल रहे हैं कि हम 30% और दे सकते हैं, लेकिन उस चीज़ों के लिए क्रियान्वयन लगता है। क्रियान्वयन जारी है, बहुत जल्दी लोगों को नए आवास योजना देखने को मिलेगा। न केवल
4 साल बीत गए, एक आवाज नहीं बना पाई कांग्रेस सरकार। अब चुनावी वर्ष में आवाज बनाने जा रही है। मुझे समझ नहीं आता कि और भी स्टेट में कांग्रेस की सरकार है और भी स्टेट में विपक्षी सरकार है, उन्होंने तो ऐसा ये कह के नहीं रोका कि उनका आप हम 70% 30% हमको देना पड़ेगा। इसका जवाब है क्या इनके पास? राजस्थान में इनकी सरकार है जी, बताएं ये। शुभम दुबे जी कह रहे हैं कि उसका इंटीग्रेशन करने में टाइम लगता है, समझने में समय लगता 4 साल हो गए, 4 साल, लेकिन क्या 4 साल में नहीं समझ पाई कांग्रेस सरकार? जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यही आ रहा है जी। 4 साल में जिस सरकार समझ नहीं पा रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस रायपुर शहर को भारतीय जनता पार्टी ने स्मार्ट शहर बनाया, स्मार्ट सिटी के रूप में इसको दर्ज किया गया, लेकिन इनकी सरकार वही स्मार्ट सिटी में अगर चौपाटी बनाते तो विरोध करते हैं। उसी स्मार्ट सिटी में अगर हम चौपाटी बनाते तो यूथ बनाते तो विरोध करते हैं। बना रहे हैं बस, अरे चौपाटी बना के अपने लोगों को बसाने का काम कर रहे हैं। और एक भी छत्तीसगढ़ी के लोग, छत्तीसगढ़ी लोग तो हमारे लोग हैं। क्या बनाया? हम तो गर्व से बोलते हैं कि छत्तीसगढ़िया लोग हमारे हैं। सवाल यही है क्योंकि चौपाटी पर भी कई विवाद हुए और आंदोलन भी हुए, तो ये स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या केवल चौपाटी बनाना ही? ये भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभिक से ही आरोप रहा है कि अगर रायपुर नगर निगम की बात करें तो जिस तरह से स्मार्ट सिटी के तहत चौपाटियां बनाई गई हैं और इसी विषय को लेकर कई तरह के सवाल उठते गए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वहां पर यूथ हब के नाम पर चौपाटी बनाया जा रहा है, कई तरह के अनर्गल चीजें वहां पर होंगी, नशे के शिकार होंगे वहां पर जो बच्चे हैं, आसपास पूरा एजुकेशन हब है, इसके बाद भी यहाँ पर चौपाटी की जगह क्यों ना वाईफाई जोन या फिर कोई लाइब्रेरी बनाना चाहिए? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। शहर के आधे से ज्यादा जगहों पर जहां गार्डन है वहां पर भी चौपाटी बनाया जा रहा है, तो ये सवाल जो उठ रहे हैं इसका विशेष जवाब क्यों नहीं आ रहा है? ये बड़ा सवाल है। देखिए राजधानी रायपुर में देखिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि आंख बंद कर लूंगा ना तो सामने ना समुद्र दिखेगा ना पहाड़ दिखेगा जी। वही कर रही है भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिले में। ये देखते हैं खाली यूथ हब, चौपाटी में नहीं मानता, यूथ हब है। दूसरी बात, आज रायपुर स्मार्ट सिटी की हम बात करते थे, कैसे नहीं बना? आप चौक जाके देखिए, आज से 5 साल पहले का चौक देखिए, देवेंद्र नगर चौक देख लीजिए, तेलीबांधा चौक देख लीजिए, जो एक्सप्रेस वे निकल रहा है उसके नीचे जो हमने लाइटनिंग की है वो देख लीजिए, क्या वो नहीं दिखता? मरीन ड्राइव का आपको, तेलीबांधा तालाब का आपको नहीं दिखता चेंजेस? आप ये सब नहीं देख पाते, आप देखना ही नहीं चाहते, आपको दिखता है जहाँ पे राजनीति हो पाए। स्मार्ट सिटी का पैसा केंद्र सरकार क्यों, किस लिए, किसमें, किस कामों में यूज होता है? मैं मित्र को बताना चाहता हूं, स्मार्ट सिटी का पैसा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, हमारे जो शहर में वायर फैले हुए हैं उसको अंडरग्राउंड करना, ये केवल क्या बनाए? केवल स्मार्ट सिटी के पैसे चौक बनाए, और वो भी चौक बनाए। इनके वरिष्ठ नेता है, हमारे छत्तीसगढ़ के भी बड़े वरिष्ठ नेता है विद्याचरण शुक्ला जी का चौक आप जाके देखिए, 2 साल में ध्वस्त हो चुका है। ये ऐसा काम करते हैं क्या रायपुर शहर में? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि जिसका इन्होंने भूमि पूजन किया हो और जिसका लोकार्पण किया हो, एक भी चीज ये किए होंगे तो मेरे को बता दें। एक मैं इस विषय पर बात करूं तो क्योंकि निगम का बात है, लेकिन बात यहाँ पर आम बजट को लेकर है। बहुत सारे और भी विषय हैं जिस पर बात करनी जरूरी है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत भी युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, इस तरह की बात है। 47 लाख युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी और इसके साथ ही स्कॉलरशिप की बात आई है। बॉर्डर से सटे गाँव को टूरिज्म में बनाए जाएंगे, इस तरह की बात आई है। छत्तीसगढ़ प्रकृति की गोद में है, छत्तीसगढ़ी महतारी की गोद में बसा हुआ राज्य है, लेकिन पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के बाद अब चूंकि 4 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता पर है, दोनों में ये जो आम बजट है, ये जो अभी वर्तमान में जो 4 साल निर्मला सीतारमण जी के आने के बाद जो ये आम बजट जो है, कितना लाभप्रद दिख रहा है आप दोनों को? आप कांग्रेस से हैं, आप युवा कांग्रेस से हैं, तो क्या युवा कांग्रेस के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा? देखिए, निर्मला सीतारमण जी को तो बजट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे उनको प्याज और लहसुन से नहीं पड़ता क्योंकि वो तो घर में बनते ही नहीं, वैसे ही उनको बजट से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको तो घर में फर्क ही नहीं पड़ना। ठीक है, फर्क बजट निर्मला सीतारमण के लिए थोड़ी है, बजट सबके लिए है ना। तो निर्मला सीतारमण नहीं तो जी ने तो दिया है, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता। जब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मेरे घर के सदस्यों के लिए बजट आ रहा है और उसका फर्क अगर मेरे को ही नहीं पड़ेगा तो ये कोई बजट लाभकारी हो सकता है क्या? जवाब देंगे वासु शर्मा जी। ये बड़ी हास्यास्पद बात है, हास्यास्पद बात कर रहे हैं मित्र। देश की वित्त मंत्री के बारे में ऐसी बात करते हैं, उनको सब
वो बजट जब बनाती हैं तो देश के हर सेक्टर से सुझाव लेकर, हर सेक्टर के लोगों से बात कर यह बजट तैयार किया जाता है, जो आम किसानों का फंड नहीं, किसानों का फंड 1 लाख करोड़ कम क्यों हुआ? एजुकेशन सेक्टर में बंद कम क्यों किए? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कम क्यों किए? क्या उनसे नहीं पूछा था आपने? एक सेकंड, आप मैं तो पूरा डेटा आपको बता दिया हूं कि कितना पैसा उन्होंने किसान सम्मान निधि के जरिए दिया है, सब कुछ बता दिया हूं। किसानों को 4 साल के अंदर अगर सबसे ज्यादा एमएसपी बढ़ाने वाली कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप क्यों किए 2500 रुपए बोल के रखे हैं, लेकिन आप जब 1700 रुपए था जब आपकी सरकार आई थी एमएसपी, आज 2040 रुपए है, तो आप क्यों 2500 से 2800 रुपए आज तक नहीं किए? ये एक बात ये बताएं मुझे। अभी बोल रहे थे कि रायपुर नगर निगम ने ड्रेनेज सिस्टम पर काम नहीं किया स्मार्ट सिटी में। आज बजट 2023 का आया है, हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं जी। और आज इन्होंने सेकंड सबसे ज्यादा फंड एलोकेट किसको किया? रोड को किया है, किसानों को किया है। तीसरा किसको किया? रेलवे को किया है, किसानों को किया है। चौथा किसको किया है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को किया, किसानों को किया है। पांचवा किसको किया? होम अफेयर्स को किया, गृह विभाग को किया, किसानों को किया। छठवा किसको किया? छठवा किया कम्युनिकेशन को, किसानों को किया। सातवां किसको किया? सातवां किया इन्होंने रूरल डेवलपमेंट को, किसानों को किया है। एक बात बताइए, जिस देश में 60 से 70% किसान हो, उस देश में टॉप 5 फंड एलोकेशन में अगर किसान ना आए तो ये सवाल पूछना लाजमी है मेरे लिए भी और एक सामान्य नागरिक के लिए भी कि ऐसा क्यों हो रहा है। सीधा सवाल कर रहे हैं वासु जी कि किसानों के लिए पिछले पूर्व के 5 बिंदुओं में है ही नहीं। किसानों के लिए मैंने बताया, जैसा कि किसान सम्मान निधि, सभी प्रकार के सिंचाई, हाँ, तो सिंचाई के लिए भी उन्होंने पैसा बजट में तैयार किया है। लेकिन क्या रोड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाने से अपने देश का विकास नहीं होगा क्या? कम्युनिकेशन सेक्टर में आगे बढ़ेंगे तो रोजगार नहीं मिलेंगे क्या? अरे किसान हमारे लेकिन जब किसान के आगे घर के आगे रास्ता ही नहीं आएगा तो वो किसान अपना माल कहाँ बेचेगा? किसान अपना माल कहां बेचेगा? आपने यही किया आज तक 70 सालों में, आपने यही किया कि किसान को अपने घर से निकलने का मौका ही नहीं दिया। आपने ना रोड बनाया, ना इसका चक्कर चलाया। सड़क पर बात कर लिए, हवाई अड्डों पर बात कर लिए, रेलवे पर बात कर लिए। अब सबसे बड़ा जो विषय है वो अभी भारत देश में भी और छत्तीसगढ़ में भी या फिर किसी भी भारत देश के किसी भी राज्य में अगर जाते हैं तो सबसे बड़ा जो समस्या सामने निकल कर आ रही है वो है रोजगार। बेरोजगारी की समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि आज पढ़े लिखे युवा भी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है, उम्र निकलते जा रही है। लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों जो हैं रोजगार की बात करते हैं। जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो वहां रोजगार देने की बात करती है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो वहां रोजगार देने की बात करती है। कई बड़े दावे होते हैं। आज आम बजट पेश हुआ अमृतकाल में और आम बजट में जो बेरोजगारी की बात जो है वो भी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से रोजगार देने की बात कही गई है तो नए नए तकनीकों पर, हवाई अड्डों पर, रेलवे पर भी काम होगा, इस पर भी बजट निकला है। स्कूल पर भी निकला है बजट, कौशल विकास के तहत निकला है और 47 लाख युवाओं को ट्रेनिंग मिलने की बात कही जा रही है, 30 लाख छात्रों की स्कॉलरशिप की बात कही जा रही है। तो क्या बेरोजगारी का विषय जो है ये कब समाप्त होगा? क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है और भूपेश बघेल की सरकार में यह कहा गया है कि बेरोजगारी दर सबसे न्यूनतम है और उसके बाद फिर अभी 26 जनवरी के मौके पर बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही जा रही है। सवाल ये है वासु शर्मा जी आपसे, ये आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? भूपेश बघेल ने जिस तरह से कहा है, मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और बेरोजगारी भत्ते की बात जो है वो आज कह रहे हैं, 4 साल गुजर चुके हैं। देखिए, हमारे मित्र कह रहे थे कि ये चुनावी बजट है जी। यहाँ पर तो बजट आया नहीं, लेकिन चुनावी घोषणा चालू हो गई है जी। मुख्यमंत्री जी 26 जनवरी को जगदलपुर में थे जी। उन्होंने वहाँ से घोषणा की कि 2500 रुपये हर बेरोजगार युवा को दिया जाएगा जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये पूछती है, आपने वादा किया था कि सरकार आएगी तब से देंगे, तो प्रत्येक युवा का अगर 4 साल से हम काउंट करें तो 1,20,000 रुपये होता है जी। तो क्या 1,20,000 रुपये वो सरकार देगी क्या? पहला सवाल। दूसरी बात, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, उस पर लिखा था
छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी वाला प्रदेश, जिसमें 0.05 का आंकड़ा दिया गया था। और उसी समय हमारा सदन भी चल रहा था, उसमें भाजपा के नेता प्रतिपक्ष, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री जी से सवाल किया, जिसके अंदर वित्त विभाग भी आता है, वो उनके पास विभाग है। उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि आज 2022 तक, 2018 से 2022 तक आपने कितनी सरकारी पदों में भर्तियां की है। तो उन पटल पे जवाब आता है कि मात्र 20,200 लोगों की भर्ती हमारी सरकार ने की है। एक तरफ आप पटल पे कहते हैं कि 20,200 लोगों की भर्ती की थी, और बोर्ड पे जब शहर के लोग बोर्ड पे देखते हैं तो वो बढ़ के 5 लाख लोग हो जाता है। तो मुझे ये समझना है, क्या पटल वाली बात सही है कि होर्डिंग लगाए वो वाली बात सही है? हमारे मित्र बता दें। सवाल यही है कि प्रचार प्रसार की बात सामने आ रही है कि अगर जब घोषणा करते हैं या फिर कहीं परिचर्चा होती है तो 20,000 के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जब होर्डिंग्स लगते हैं बड़े बड़े जब, तो उसमें 5 लाख 10 लाख के आंकड़े बताए जा रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। क्या कहेंगे शुभम दुबे जी? बचपन से कहावत हम सुनते आ रहे हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जी, ये सरकार में आते हैं 2 करोड़ रोजगार की बात करके, दूसरे बार भी आते हैं 2 करोड़ रोजगार दे तो नहीं पाते, 2 करोड़ रोजगार ले लेते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट आती है कि लगभग 80 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। और ये बात कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं उस मुख्यमंत्री के ऊपर जो इतने जनहितैषी हैं कि सीएमआई के आंकड़े साबित करने के लिए काफ़ी। पहली दूसरी बात जी। तीसरी बात, ये बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता आप नए वित्तीय वर्ष पे 2500 रुपये दे रहे हैं। जब सरकार नए जन कल्याणकारी घोषणाएं लाती है तो पहली बात क्या करती है कि हम आने वाले पंचवर्षीय में ये कामों को करेंगे। जी, हमने 10 दिन में कहा था किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे, हमने करके दिखाया था। हम पंचवर्षीय में काम करेंगे, ये आखिरी पंचवर्षीय का वित्तीय वर्ष है, हम करके दिखा रहे हैं। ये 2 करोड़ रोजगार दे पा रहे हैं क्या? 2 करोड़ तो छोड़िए, 20 लाख भी दे पा रहे हैं क्या? मैं तो खुला चैलेंज करता हूं कि ये 2 करोड़ छोड़िए, 1 करोड़ रोजगार क्या केंद्र सरकार ने लोगों को दिया है पूरे भारत में? हमारे पास तो 33 जिले हैं, इनके पास तो 29 राज्य हैं। 1 करोड़ रोजगार, 1 करोड़ रोजगार दिया है क्या? हमारे भाई को यही नहीं पता कि कुछ राज्यों में इनकी विपक्ष की सरकार है, बहुत से राज्यों में हर सरकार है। अरे भैया, हर डेटा तो हर राज्य में, मैं आपको सीएमआई का आंकड़ा हमारे पास होगा, सीएमआई का आंकड़ा हमारे पास होगा। केंद्र सरकार का बजट है, केंद्र सरकार का जो है सीएमआई का आंकड़ा जब वोटिंग में लगा सकते हैं, तो क्या आपको पता नहीं है कि ये झूठ है? आपको जब आप खुद बोल रहे हैं कि 20,000 हमने रोजगार दिया है और वो सीएमआई बोल रही है कि भाई 5 लाख, तो आपको सोच समझ के वोटिंग लगाना था आपकी सरकार को। क्या जनता को बना रहे हैं क्या आप लोग? सीएमआई बोल रही है कि आपकी बेरोजगारी दर 0.01 है, तो और मैं तो दावा करके बोलता हूँ वो बेरोजगार कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही बेरोजगार है। सब बेरोजगार जो है, अगर जो आंकड़े हैं सीएमआई के, वो अगर 20,000 बता रहे हैं तो होर्डिंग्स 5 लाख की क्यों? दूसरा बात है, वासु शर्मा जी, सवाल आपसे ये है कि जब केंद्र की सरकार आई और केंद्र की सरकार में जब 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई, तो आज दूसरी बार सरकार में है, अभी 8 साल होने जा रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी में जो ग्रोथ है वो बढ़ता जा रहा है, लोग और भी ज्यादा बेरोजगार होते जा रहे हैं। इस पर क्यों ध्यान नहीं दी जा रही? लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार रोजगार के लिए काम कर रही है। केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार देने का माध्यम नहीं होता। हाँ, पकौड़ा तलना भी होता है, दूसरी पकौड़ा तलना भी होता है, सही बात है, पकौड़ा तलना भी होता है। जैसे पकौड़ा तलो एमपी लेने वाले यही कह रहे हैं, पकौड़ा तलो, अरे तेल गरम करो, तेल ले देंगे, अरे झाड़ा वाले भी देंगे, पकौड़ा तलो, चाय पे आ रहा हूँ तो अरे पकौड़ा तलो, ये पकौड़ा तलो, मैं बेरोजगार पकौड़ा तलो, लेकिन पकौड़ा तलो सुन नहीं पा रहे पड़ेगा कि यदि पकोड़ा तलना बेरोजगार नहीं है तो गोबर बीनना भी बेरोजगार नहीं। आप सहमत इस बात से?
अच्छा एक बात, आप सहमत? अच्छा एक बात है, मैं बता रहा हूँ सहमत है, अरे मैं बता रहा हूँ आपको, अगर गोधन न्याय योजना क्यों रोजगार है और पकौड़ा तलना क्यों बेरोजगार है? मैं अरे पकौड़ा तलने वाले भी लोग कमाते हैं भैया, समोसा लगाने ठेले वाले भी लोग कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कमा तो अदानी और अंबानी भी रहे हैं, उस पर भी जवाब दीजिए। कमा तो अदानी और अंबानी भी रहे, हाँ तो उस पर जवाब दीजिए। उस पर भी जवाब, सब जवाब अरे देते हैं। कैसा जवाब दे रहे हैं? जवाब है कोई? अडानी को आपकी सरकार ने काम नहीं दिया छत्तीसगढ़ में, आप बताइए। क्या राजस्थान की सरकार अडानी को काम नहीं दिया? क्या केवल क्या भाजपा की सरकार में काम कर रही है क्या अडानी? अच्छा मैं जो से काम कर रहे हैं भैया, आप अभी जो मेन बात है बेरोजगारी, उस पे बात करता हूं, बताइए आप बेरोजगारी पे, है ना। ये बात कर रहे हैं गोधन न्याय योजना, क्या हमने बोला क्या कि आप नौजवान होकर के गोबर उठाइए? समझिए पहले बात को, हमने ये कहा जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं जिनके यहाँ गाय है और जो गाय रोड में घूम रही है, उनको ला करके अगर आप गोबर को बेचते हैं तो उससे आपको फायदा होगा, पहली बात। लेकिन क्या हमने ये कहा क्या अगर कोई एमए पढ़ा हुआ छात्र या एमफिल किया हुआ छात्र पकौड़ा बेचेगा तो क्या बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी का मतलब होता है आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से अगर काम ना मिले तो वो बेरोजगारी में आता है। हमने तो किसी को ऐसा नहीं कहा कि एमए वालों को जाकर के आप गोबर बिने, आप प्रस्तुति गलत करते हैं। हाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, केवल भारत देश की आबादी आप सब जानते हैं, हर किसी को सरकारी नौकरी मिले ये पॉसिबल नहीं है। केवल हमने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार का डाटा बताया मेरे को, तो बेरोजगार युवाओं को लोन देने का काम किया। आज 8 से 10 लाख लोगों को मोदी सरकार ने लोन दिया है, जिसके बेसिस में उन्होंने अपना काम चालू किया, स्वरोजगार कर रहे हैं। वो केवल नौकरी करना ही थोड़ी ना बेरोजगारी का माध्यम है। केवल 8 से 10 लाख बेरोजगारों में लोगों को नौकरी में जो बेरोजगार जो है हमने गौतम अडानी, जिसमें LIC और SBI को लोन दिया जाता है, और सबसे बड़ा बेरोजगार है अडानी ग्रुप, सबसे बड़े बेरोजगार वो है। तो आप छत्तीसगढ़ में क्यों काम दे रहे हैं? उनको आप हटा दीजिए, अडानी जी को हटा दीजिए। सवाल है राजस्थान में क्यों काम दे रहे हैं? आप सर हटा दीजिए अडानी को, यानी काम देंगे और पीठ पीछे गाली भी बकेंगे। ये कहा कि छत्तीसगढ़ में जो आप बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हमने काम दिया, पहली बात तो आप मेरे को बताइए कि आप काम की बात कर रहे हैं, आप कौन से काम की बात कर रहे हैं, फिर मैं जवाब दूंगा। बताइए कौन से काम की बात कर रहे हैं, कौन सा काम दिया हमने? कौन ये पेड़ों की कटाई हो रही है वहाँ पे, अच्छा वो क्यों कौन कर रहा है काम? अच्छा प्रधान बताता हूँ मैं आपको, अडानी जी तो कर रहे हैं, आपको मैं वन प्रधान अभ्यारण्य प्रधान से कटाई चल रहा है 18.1 का प्रधान बता रहा हूँ कि अगर कहीं पर कोयले की माइनिंग होती है तो सबसे पहला परमिशन केंद्र सरकार देती है, उसके बाद राज्य सरकार देती है। सबसे पहला परमिशन आपकी सरकार ने क्यों ही रोका? आप मानते हैं कि नहीं अडानी सपोर्ट करते हैं? आप मानते हैं कि नहीं मानते कि अडानी सपोर्ट करते हैं? आप अडानी को सपोर्ट करते हैं, मानते कि नहीं मानते? देखिए बजट पर चर्चा हो रही थी, रोजगार पर चर्चा हुई, स्कूल पर चर्चा हुए, शिक्षा पर हुए, स्वास्थ्य पर हुए, सभी विषयों पर हुए। अब आम बजट आ चुका है, इसको कोई विशेष रूप से और भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आम बजट तो पेश हो चुका है। अब आप दोनों से मेरा एक आखिरी सवाल है, इसके बाद हम इस शो को समाप्त करेंगे यहीं पर। सबसे पहले सवाल आपसे है शुभम दुबे जी कि आम बजट आ गया है, इस आम बजट में कौन सी बिंदु है जो आपको लगती है कि नहीं ये बजट आम जनता के लिए सही है, और कौन सी कमी है जो आपको लगता है कि ये कमी है और इसमें सुधार होने की आवश्यकता है? देखिए आपने कहा आम बजट जी, और ये आम आदमी का बजट नहीं है जी, ये किसानों का बजट नहीं है जी। मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि इन्होंने MSP की बात नहीं की। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि इन्होंने किसान सम्मान निधि की बात नहीं की, बढ़ाने की। मनरेगा का बजट घटा दिया गया, यूरिया का बजट घटा दिया गया। जो हमारे भारत में जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, किसानों की बात नहीं हुई। सबसे जो टॉप 5 सेक्टर्स रहे ऑन विच द फंड्स आर एलोकेटेड, उसमें एग्रीकल्चर आता ही नहीं। तो ये कहाँ से आम बजट हुआ? ठीक छलिया बजट है। आपने जवाब दे दिया। आपका कहना है कि किसानों को लेकर इस बजट में कोई भी पॉइंट नहीं रखे गए, केवल कुछ टारगेट जो लोग हैं उनको ही ये बजट में शामिल किया गया है। आपसे जवाब लेते हैं वासु शर्मा जी, क्योंकि बजट जो है देश के आने वाले समय को बताता है कि देश क्या दिशा रहेगी, विकसित किस तरह से विकास होंगे, कौन से सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगा, बाजार में क्या प्रभाव रहेंगे, इस बजट के हिसाब से क्या लाभ होगा जनता को, ये आप छोटे से शब्दों में अगर बता दें कुछ लाइनों में। बहुत देखिए भैया,
यह आम बजट जी पूरी तरीक़ा से आम नागरिकों के लिए था, क्योंकि कभी भी आज तक मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो नौकरी पेशा मध्यम वर्गीय लोग हैं, आज तक उनके लिए किसी सरकार ने सोचा उसको वो काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और दूसरी बात रही कि हर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रही है सरकार, रेलवे नेटवर्क बढ़ाने में खर्च कर रही है सरकार, एयरपोर्ट बढ़ा रही है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब होगा तभी देश का विकास होगा, शहर का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। लगातार इस पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आने वाले समय में देखेंगे हमारे मोदी जी जो बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, यही सब के कारण है ये। और कोरोना के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला कोई देश है तो वो भारत देश है हमारा, इस पे हमको गर्व करना चाहिए। और ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो कोरोना से लड़ाई लड़के हमारे देश को आगे निकाल के ले जाके जीडीपी को बढ़ा रहे हैं और लगातार उसको सुधार कर रहे हैं। देखिए, इस तरह से एक आम बजट पर विशेष चर्चा हुई। हमारे साथ तमाम साथी मौजूद रहे, वासु शर्मा जी मौजूद रहे, मीडिया प्रभारी हैं युवा मोर्चा के, और शुभम दुबे जी हैं प्रदेश प्रवक्ता है यूथ कांग्रेस के। दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। केंद्र सरकार से क्या चाहती है कांग्रेस, और राज्य में भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। लेकिन जो भी स्कीम जो आते हैं केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार से हो, वो आम जनता के लिए होती है। और ये आम बजट इस तरह से पेश हुआ है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि ये आम बजट कितना कारगर साबित होता है आम जनता के लिए। क्या ये आम जनता के जेब पर कोई जो वजन है, जो आज महंगाई है, उसमें कोई कमी देखने को मिलेगी? क्या किसानों को इसका पूरी तरह से लाभ होगा? जिस तरह से इसमें कौशल विकास की बात कही गई है, कौशल विकास का कितना लाभ होगा, कैसे कैसे लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। एकलव्य स्कूल की बात कही गई, आदिवासियों के लिए स्कूलों की बात कही गई है, इसमें किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि पहले से शिक्षा पद्धति में कई तरह के बदलाव हुए, लेकिन उसके लाभ जो है वास्तविक स्तर में देखने को नहीं मिले। चूंकि अब आने वाला समय है और भविष्य का कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरह से कार्य होंगे। तो ये आम बजट पेश हो चुका है और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को कि आम बजट जो है जनता के हित में हो, जनता की जो जवाबदारी है, जनता के लिए जो जवाबदार लोग हैं, सत्ता और विपक्ष के जो लोग हैं, उनसे ये सवाल करने का मौका ना मिले। यही उम्मीद है कि जनता खुश रहे और जनता की ही सरकार है। तो इस डिबेट में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।